नमस्ते क्लास। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर भारत में हमारे संवैधानिक अधिकारों को यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाता है। देखिए, अधिकारों का कागज पर होना एक बात है, लेकिन जब बात उन्हें ग्राउंड रियलिटी में महसूस करने की आती है ना, तो पूरी कहानी बदल जाती है। तो आज के हमारे सिलेबस में क्या क्या है? हम रिट्स की ताकत समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक क्विक कंपैरिजन करेंगे, जनहित याचिका यानी पीआईएल को डिकोड करेंगे, कुछ लैंडमार्क ऐतिहासिक फैसले देखेंगे और आखिर में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, द पावर ऑफ रिट्स। क्लास शुरू होते ही अक्सर एक बहुत ही कॉमन डाउट सामने आता है। हम सब न्यूज़ में या लीगल डिबेट्स में सुनते हैं कि फलां ने रिट फाइल कर दी, पर यह रिट आखिर भला क्या है? इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए इस डाउट को एकदम क्लियर करते हैं। आसान भाषा में कहें तो रिट कोड का दिया हुआ एक बेहद पावरफुल लिखित आदेश है। यह आदेश अधिकारों के उल्लंघन को रोकने और उन्हें ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है। मजेदार बात यह है कि ऐतिहासिक तौर पर इसकी शुरुआत इंग्लैंड में राजाओं के विशेषाधिकारों से हुई थी, लेकिन आज ये हम और आप जैसे आम नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया है। अब जो चीज इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो है इसकी वैरायटी। हमारे पास 5 अलग अलग तरह की रिट्स हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और को वारंटो। और पता है, हर एक रिट का अपना एक बिल्कुल अलग और अनोखा काम है। ये सभी सरकार या सरकारी अधिकारियों को अपनी अपनी तरह से जवाबदेह ठहराने के लिए यूज की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तुलना। अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल कंपैरिजन समझना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत पूरे भारत में केवल हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। लेकिन जब हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो आर्टिकल 226 के तहत उनका दायरा असल में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वे मौलिक अधिकारों के साथ साथ बाकी कानूनी अधिकारों को भी कवर करते हैं। बस शर्त यह है कि वो उनके अपने राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। अब क्लास में बैठे हमारे जितने भी फ्यूचर लॉयर्स हैं, उनके लिए ये स्टेप्स बहुत काम के हैं। अगर कभी किसी संवैधानिक शिकायत को कोर्ट तक ले जाना हो तो उसका एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है। सबसे पहले अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन पहचानना, फिर पिटिशन ड्राफ्ट करना और फाइनली कोर्ट में हियरिंग अटेंड करना। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है जिसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, जनहित याचिका, या जिसे हम सब पीआईएल के नाम से जानते हैं। यहाँ क्लास में एक और बहुत ही वाजिब डाउट खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान इतना गरीब है या समाज में इतने हाशिए पर है कि वो खुद इन भारी भरकम कानूनी प्रक्रियाओं से नहीं गुजर सकता, वकीलों की भारी फीस नहीं दे सकता, तो क्या होगा? क्या हमारे देश में न्याय सिर्फ साधन संपन्न लोगों के लिए ही है? तो इस डाउट का बहुत ही शानदार जवाब है पीआईएल। हुआ ये कि कोर्ट ने लोकस स्टैंडी के बहुत ही कड़े नियम में ढील दे दी। पहले नियम यह था कि जिस इंसान को सीधे तौर पर नुकसान हुआ है, सिर्फ वही कोर्ट आ सकता है। लेकिन पीआईएल ने इस सिस्टम को बदल कर रख दिया। अब कोई भी सामाजिक संस्था या कोई भी आम नागरिक उन असहाय लोगों की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। एक तरह से इसने कोर्ट्स को सामाजिक न्याय का एक बहुत ही सुलभ मंच बना दिया। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ट्रेडिशनल रिट और पीआईएल के बीच का फर्क समझना जरूरी है। जहां एक आम रिट किसी पर्सनल या निजी अधिकार के उल्लंघन पर फोकस करती है, वहीं पीआईएल का पूरा फोकस समाज के एक बड़े वर्ग को होने वाले नुकसान पर होता है। इसका मकसद किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे समाज का फायदा करना होता है। अब आते हैं भाग 4 पर, ऐतिहासिक फैसलों के जरिए हमारे सिस्टम का विकास। देखिए, ये जो हमारे संवैधानिक अधिकार है ना, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसलों ने आकार दिया है। सबसे पहले 1950 के ए.के. गोपालन केस को ही ले लीजिए। उस वक्त कोर्ट ने एक काफी नैरो यानी संकीर्ण अप्रोच रखा था। उनका मानना था कि अगर कोई कानून बना दिया गया है तो उस कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी की भी पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। लेकिन क्लास, कानून कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, ये एक जीवित चीज है जो समय के साथ ग्रो करती है। ठीक 28 साल बाद मेनका गांधी केस में एक जबरदस्त टर्न आया। इस फैसले ने पुरानी संकीर्ण सोच को पूरी तरह से बदल दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्वतंत्रता को रोकने वाला कोई भी कानून सिर्फ इसलिए मान्य नहीं होगा क्योंकि वो कानून है, बल्कि उसे निष्पक्ष, न्यायसंगत और पूरी तरह से रीजनेबल होना ही पड़ेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था।
कानूनी इतिहास का एनालिसिस करते वक्त एक बहुत ही डार्क चैप्टर का जिक्र करना भी जरूरी है, एडीएम जबलपुर केस, जो इमरजेंसी के काले दौर में सामने आया था। यहां अदालत ने मान लिया था कि नागरिकों के हेबियस कॉर्पस के अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन ये केस आज भी जस्टिस एचआर खन्ना के उस बेहद साहसी और लेजेंडरी डिसेंट यानी असहमति के लिए याद किया जाता है, जहां उन्होंने अकेले ही आज़ादी का पुरजोर बचाव किया था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2017 में। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एडीएम जबलपुर के उस इमरजेंसी युग वाले फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि उस पुराने फैसले को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए और इसी ऐतिहासिक फैसले के साथ प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को हमारे संवैधानिक मूल्यों में हमेशा के लिए पक्का कर दिया गया। और अब हमारे सिलेबस का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, भाग 5, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या आपको पता है, संविधान में संशोधन यानी बदलाव करने की शक्ति को लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच सालों तक एक लंबी रस्साकशी चली है। 1951 के शंकरी प्रसाद केस से शुरू करें, जहां संसद को असीमित शक्तियां दे दी गईं। फिर 1967 का गोलकनाथ केस आया, जिसने वो शक्तियां वापस छीन ली। और फाइनली ये पूरी खींचतान 1973 में जाकर एक ऐतिहासिक कानूनी समझौते पर रुकी। और वो ऐतिहासिक समझौता था केशवानंद भारती केस। अदालत ने एक बहुत ही बैलेंस वाली बात कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, संसद संविधान के टेक्स्ट में बदलाव या संशोधन बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो किसी भी हाल में संविधान की मूल संरचना, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी आत्मा या उसकी मुख्य पहचान को नष्ट नहीं कर सकती। उसी बेसिक स्ट्रक्चर की मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला सामने आया। इस केस ने संसद को असीमित शक्ति देने की किसी भी कोशिश को सिरे से खारिज कर दिया। इस फैसले ने बहुत ही लाउड और क्लियर मैसेज दिया कि इस देश में संसद नहीं, बल्कि हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। और ये जो हमारा ऐतिहासिक सफर है ना, इसे आईआर कोएल्हो केस का फैसला बहुत ही स्मार्टली खत्म करता है। ये केस इस बात पर मुहर लगाता है कि जुडिशियल रिव्यू यानी अदालत द्वारा कानूनों की जांच करने की जो शक्ति है, वो शक्ति खुद इस मूल संरचना का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तो क्लास, आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जैसे जैसे अदालतें पीआईएल और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जरिए नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी पावर बढ़ा रही हैं, तो एक डेमोक्रेसी में शक्तियों का फाइनल बैलेंस आखिर कैसा होना चाहिए? न्यायपालिका की सक्रियता और विधायिका के अधिकारों के बीच वो सही लाइन आखिर कहां खींची जानी चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। सीखते रहें और सवाल पूछते रहें। क्लास डिसमिस्ड।